महानगरपालिका शिक्षण विभाग, मी श्रीमती रजनी अशोक कदम, दुर्गादेवी शर्मा मराठी शाळा, एल विभाग, सुलभ भारती, कक्षा 8वी, विषय हिंदी. शाळा बंद पण शिक्षण चालू या उपक्रमांतर्गत आपण अभ्यास करत आहोत. मुलांनो, अभ्यास करताय ना व्यवस्थित? मी रजनी अशोक कदम, तुमची व्हर्च्युअल शिक्षिका, या VTC रूम क्लासरूम मध्ये आपले स्वागत करीत आहे. आज आपण पाहणार आहोत कक्षा 8वी हिंदी पाठ आहे जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए. लेखक आहेत रमेश दत्त शर्मा जी. यांनी विज्ञान लेखन खूप केलेलं आहे. आज हम देखेंगे उनका परिचय. उनका जन्म 1939 में जलेसर एटा, उत्तर प्रदेश में हुआ था. मृत्यु हुई है 2012 में. शर्मा जी 50 वर्षों से अधिक पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार और प्रसार करते रहे हैं. आपको विज्ञान लेखन में दर्जन से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं. आप कक्षा 7वीं 8वीं से ही स्थानिक मुशायरों में चचा जलेसरी के नाम से शिरकत करने लगे थे. बच्चों, इन्होंने किसी भी तरह विश्वास रख के प्रचार प्रसार नहीं किया है, तो विज्ञान की कसौटी पर हर एक प्रश्न को देखा है, हर चीज को विज्ञान से नापा तोला है. विज्ञान इन्हें बहुत अधिक प्रिय है. विज्ञान के लेखन में उन्हें सबसे अधिक पुरस्कार मिले हैं. आपके जितने ही थे 7वीं और 8वीं से, उन्होंने मुशायरों में चचा जलेसरी यह नाम धारण करके बहुत सारे लेखन किए हैं. अभी देखेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मतलब विज्ञान की कसौटी पर नापना. इन्होंने विज्ञान का फैलाव किया है, प्रचार प्रसार किया है. दर्जन मतलब 12 वस्तुएं. मुशायरा मतलब वह स्थान जहां बहुत से लोग मिलकर शेर या गजलें पढ़ते हैं. वह स्थान जहां बहुत से लोग मिलकर शेर या गजलें पढ़ते हैं और कवि सम्मेलन भी कहा जाता है. शिरकत करना यानी भाग या हिस्सा लेना. साझेदार या हिस्सेदार होना मतलब शिरकत करना. चचा जलेसरी यह नाम धारण करके उन्होंने लेखन किया है. उन्होंने गजलें लिखी है. गजल मतलब एक काव्य प्रकार, एक गायन प्रकार. यह गजल कहाँ से आई? तो इस्लामी संस्कृति से भारतीय संगीत को मिला हुआ तोहफा मतलब गजल. यह सुगम गायन प्रकार है. प्राचीन ईरान से मतलब आज का पर्शिया. यह प्रेम गीत प्रकार में भारत में सूफी संतों की वजह से यहाँ पनपा, मतलब यहाँ बड़ा हुआ. ईश्वर भक्त मतलब ईश्वर और भक्त का जो रिश्ता है, वह प्रियकर और प्रेयसी के संबंधी परिभाषा में स्पष्ट करते हुए इन संत महात्माओं ने अपनी प्रार्थना गीत गजल इस काव्य प्रकार में रची. उनको सांगीतिक आकार देते वक्त भारतीय राग, ताल इनका उपयोग किया. इसी तरह गजल में सर्वसाधारण देखा जाए तो 5 से 15 चरण होते हैं. हर एक चरण में 2 शेर होते. शेर की पंक्तियों को मिसरा कहते हैं. गजल में अनेक चरण होते हैं. हर 2 पंक्तियों को शेर कहते हैं.
शेर आखिर आने वाले एक सुरीले शब्दों को रदीफ, मतलब शेर के आखिर में आने वाले शब्दों को रदीफ कहते हैं और इनका यमक से साम्य होता है। एक गजल में कम से कम 5 व अधिक से अधिक 17 शेर होते हैं। जिन शेरों में दोनों मिसरों में रदीफ और काफिया एक जैसे ही होते, उन शेरों को मतला कहते हैं। गजल की शुरुआत में मतला रहता है। गजल के पहले के शेर को स्थाई कहते हैं। बचे हुए शेरों को अंतरे कहते हैं। अंदाजन सब अंतरे एक सुरीले रहते हैं। उसी का उपयोग गजल में भी बार बार हुआ है। किसका? जिन रागों में ठुमरी, टप्पा ये गायन प्रकार आविष्कृत होते हैं, उसी का उपयोग गजल में बहुत बार किया जाता है। गजल के साथ ठेका दूसरे शेर से या फिर पहले शेर के चरणार्थ शुरू होता है। मतलब पहले शेर का आधा चरण होने के बाद दादरा, रूपक, केरवा, पुश्तो ये ताल बहुत बार उपयोग में लाए जाते हैं। पहला शेर विलंबित लय में और बाकी के मध्य लय में गाए जाते हैं। आज हम जो कविता देखने जा रहे हैं, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए। इस कविता में भी इसी तरह हमें कुछ हिदायतें दी। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। मतलब वाणी मतलब बोलना, शहद मतलब मध, प्यार से बोलना मतलब गुस्सा ना करना। वाणी में शहद घोलना मतलब हम जब भी बोले तो हम मीठे सुर में बोले। हम जब भी बोले तो बहुत प्यार से बोले। हम कितने भी गुस्से वाले हो, लेकिन जब बोलने की शुरुआत कितना भी गुस्सा आए, जब आप बोलो तो बहुत शांति से बोलो, बहुत प्यार से बोलो, बहुत नजाकत से बोलो। कवि यही कहते हैं कि आप बहुत शांति से, मीठे प्यार से आपने बोलना सीख लिया तो आपके आधे काम हो गए। शहद घोलना मतलब मीठा घोलना। जैसे हमारी बड़ी टीचर जो है, उनका बोलना शहद घोलकर बोला हुआ रहता है। मतलब वो बहुत मीठे से बच्चों से बात करती है, बहुत मीठे से बोलती है। तो आपको कोई चीज चुभती भी हो तो भी आप फटाफट उसको बदल देते हैं। बराबर है कि नहीं? इसी तरह प्रस्तुत गजल में शेरों में शर्मा जी ने क्या कहा है? इस गजल में शर्मा जी ने कहा है, प्रेम से बोलना सीख लेना चाहिए। जब आप प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना हमने सीखना चाहिए। अगर सही समय पे बोला हुआ एक भी लफ्ज है तो आपके सारे काम हो जाते हैं। बोलने से पहले बहुत सोच विचार करके बोलना चाहिए, ना कि तू तड़ाक पड़ापट बोल देना चाहिए, फिर बाद में पछतावा नहीं होना चाहिए। इसीलिए 100 बार सोचो फिर बोलो। हमेशा आत्मनियंत्रण रखना चाहिए। बोलते वक्त आया मन में बोल दिया, फिर बुरा लगा, रे मैंने ऐसा क्यों बोला, ऐसे नहीं। हमेशा एक भी शब्द निकालो तो उससे पहले सोचने की जरूर आदत डाल दो। जब भी बोलो बहुत मधुर मतलब मीठा बोलो। अगर आप किसी को उसकी गलती भी दिखा रहे हो तो इतने प्यार से, इतने मीठे आवाज में बोलो कि सामने वाले को अपनी गलती ऐसे लगे, मैं कब बदलूं ये मेरी गलती, और मैं कब सही समय सही मार्ग पर चलूं। आवश्यकतानुसार ही आक्रोश प्रकट करना भी जरूरी है। ये नहीं कि आप
हमेशा मीठा बोलो। आप मीठे स्वर में आक्रोश प्रकट करते हो तो आपका आक्रोश आक्रोश नहीं लगता, लेकिन जो उसका परिणाम करना चाहिए वो परिणाम जरूर कर देता है। इसीलिए समय पर आक्रोश भी करना चाहिए, ना कि समय पर, सही समय पर। चुप रहने के यारो बड़े फायदे हैं। चुप रहने के यारो बड़े फायदे हैं, जुबां वक्त पर खोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारो बड़े फायदे हैं, जुबां वक्त पर खोलना सीख लीजिए। मतलब जुबां मतलब जबान, मतलब बोलना। चुप रहने के लिए ज्यादा फायदे है, जरूर फायदे, हमेशा फायदा ही होता है, लेकिन वक्त पर बोला हुआ भी उतना ही फायदेमंद होता है। इसीलिए जब सही समय हो तो चुप भी बैठो, सही समय हो तो बोलना भी चाहिए। यह नसीहत लेखक जी ने दी है, कवि जी ने दी है। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। मतलब तौलना मतलब नापना। ख्यालों में मतलब मन में, विचारों में। जब भी आप बात करो सोच समझ कर बात करो। जब भी आप बात करो सोच समझ कर बात करो, ठीक से बात करो। और बोलने से पहले ख्याल आने दो, मन में आने दो, मन में विचार करो कि मैं सही कहने वाला हूं या नहीं। इस तरह नापो खुद को, इस तरह तौलो खुद को। और जब ऐसे तुला नपा तुला जब बोलना सीख लोगे तो कभी भी आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। आप हमेशा सही जगह बोलते हो, आपको डरने की जरूरत नहीं होती। तू तड़ाक पट पटाक आप बोलते नहीं हो, इससे सामने वाला आपकी बहुत इज्जत करता है कि अगर इसने कुछ कहा है मतलब सोच समझ कर कहा है और उसमें दम है। इस तरह आपकी एक प्रतिमा बन जाती है। इसीलिए कहते हैं कुछ कहने से पहले हमेशा सोचना चाहिए। जो भी बोलो उसको नाप कर विचार, उनके परिणामों का विचार करके ही बोलिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। जी हाँ, अगर गुस्सा भी करना हो तो भी खुद को पूछो, ये मैं सही बोल रहा हूं? अगर झगड़ा भी करना हो तो खुद को पूछो, मैं ये सही बोल रहा हूं? इस तरह आपके मन को अगर हर चीज टोक कर करने की आदत और बोलने की आदत लग जाए तो आपके परिणाम बहुत अच्छे निकलते हैं। तू तड़ाक होना मतलब पलट कर उल्टा जवाब देना हमेशा जरूरी नहीं है। और जब भी जरूरी हो तो एक बार खुद को सोचो, क्या सही है मैंने अभी पलट कर जवाब देना? जब भी आप झगड़ा करो तो हमेशा पूछो, क्या सही है मैंने ये करना? तो ये अपने आप को टोकना मतलब एक तरह से तसल्ली कर लेना होता है। अपने आप से पूछ लेना होता है, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मैं सही कर रही हूं? इस तरह खुद को हमेशा पूछो। ये जब भी आप किसी को टोकते हो तो तसल्ली कर लेते हो आप कि ये सही है या गलत है। तो कवि कहते हैं पलटकर जवाब देने से पहले भी खुद को पूछ लो, खुद से तसल्ली कर लो, मैं सही कर रहा हूं या नहीं। तू मैं यानी झगड़ा करने से पहले भी खुद को पूछो कि मैं कर रही हूं वो सही है या नहीं। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं,
तू तड़ाक हो या फिर तू मैं अपने आप को टोकना सीख लीजिए। अपने आप को टोकना सीख लीजिए। पटाखे की तरह फटने से पहले, पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। बहुत सही, बहुत बढ़िया। हमेशा पटाखे की तरफ फटने से पहले, पटाखा फट जाता है, आवाज कर देता है, लेकिन उसके बाद जो बिखरता है वह सिर्फ कचरा ही रहता है। लेकिन जब भी आप रंग घोलकर रोशनी देखते हो तो आपके आंखों को, आपके मन को जो तसल्ली मिलती है, वह तसल्ली आपको सुकून पैदा कर देती है, आपको बहुत बढ़िया आनंद देती है। तो क्या करोगे आप? किस तरह बोलना सीखोगे? पटाखे की तरह फटना या रोशनी की तरह रंग घोलकर बातें करना? यानी कि मीठी बातें करना, यानी कि बहुत मुलायम, बहुत प्यार से बातें करो कि आपके वो शब्द उस इंसान के मन में बहुत दिनों तक रहे, बहुत दिनों तक उसे वो आनंद देते रहे, उसे वो तसल्ली देते रहे। तो कवि कहते हैं, पटाखे की तरह फटने से पहले, पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। तो रोशनी जैसे मन को आह्लाद देती है, उसी तरह आपके बोल प्यारे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। हमेशा हर बात पटाखे की तरह फटनी नहीं चाहिए। हमेशा हर बात तू तड़ाक नहीं होनी चाहिए। यही सलाह दी है यहाँ। देखा जाए तो पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी की तरह रंग घोलने से लीजिए, मतलब पटाखे की तरह बातें मत करो जिससे डर लगे कि कहीं कचरा तो नहीं हो रहा है, जिससे ये ना डर लगे कि कहीं बुरा तो नहीं हम बोल लिए। हमेशा रोशनी ही फैलाए, तसल्ली ही मिले, आनंद ही मिले, ऐसे शब्द आपके प्यार से घुलकर आने चाहिए। तो कवि कहते हैं, पटाखे की तरह फटने से पहले, पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। घोलना मतलब मिलाना। तो रोशनी जिस तरह से अपने रंग मिलाती है और मन को सुकून देती है, उसी तरह आपके शब्दों को बहुत नजाकत से पेश कीजिए। और कहते हैं, कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे। कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे। बोते, बोना मतलब रोपना। मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा ही बोते हैं। कटु वचन रिश्तों में दरार लाते हैं। कटु वचन दिल को दुख देते हैं। कटु वचन रिश्तों में दरार लाते हैं। लेकिन आपको दुख नहीं देना है किसी को। आपको किसी को आंखों में आंसू आए ऐसे नहीं बोलना है। आपको बोलना है मीठा। आपको बोलना है अच्छा। कटु वचन मतलब, कटु वचन मतलब बुरे बोल, और मीठे वचन मतलब अच्छे बोल। गुल मतलब कटु वचन मतलब बोलने का बुरा तरीका, जिसको सुनकर दूसरों लोगों को दुख हो। मीठी बोली मतलब अच्छा बोलना, ऐसे बोलो कि लोग आपको सुनते रहे। रोपना मतलब लगाना। उसी तरह गुल मतलब वह पुष्प, मतलब फूल। पौधों का वह अंग जो गोल या लंबी पंखुड़ियों का बना होता है और जिसमें फल उत्पन्न करने की शक्ति होती है, उसे गुल कहते हैं।
गुल किसे कहते हैं? पौधों में का वह अंग जो लंबी या गोल पंखुड़ियों का बना होता है और जिसमें फल उत्पन्न करने की शक्ति होती है। और गुल किसे कहते हैं? वह स्त्री जो रूपवती हो, खूबसूरत हो, उसे भी गुल कहा जाता है। आपने पुराने हिंदी पिक्चर देखे होंगे तो उनमें यह शब्द बहुत बार आया है। बात बेबात चुभे कोई चुभने लगे तो, बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। बेबात मतलब बिना मतलब अगर कोई बात चुभने लगे हो, बिना मतलब अभी कोई बात दुख देने लगे हो, तो ऐसी बातों को मोड़कर उसे सकारात्मक दृष्टि से देखो। मोड़ना मतलब दूसरी ढंग से देखना। उसी तरह ये किसने कहा है होठ सीकर बैठो? होठ सीकर बैठना मतलब चुप बैठना। ये किसने कहा है होठ सीकर बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। जी हाँ, हमेशा चुप बैठना, होठ सीकर बैठना, ना बोलना जरूरी नहीं है। जब जरूरत हो तब मुंह खोलना मतलब बोलना, अपनी जबान रखना, अपना मत प्रदर्शित करना। यह जब सीख लोगे तो आप हमेशा परिणाम अच्छे देखोगे। होठ सीना, चुपचाप बैठना। मम्मी इतनी बोल रही थी लेकिन मैं होठ सीकर बैठी। नहीं, ऐसे नहीं करना है। तो मम्मी को कैसे पता चलेगा कि किस वजह से आपसे गलती हुई है? तो समझने के लिए, सामने वाले को आपको समझने के लिए आपको भी बोलना जरूरी है, वक्त पर बोलना जरूरी है, जिससे परिणाम अच्छा निकलता है। सामने वाला आपके बारे में बुरा नहीं सोचता। सामने वाला आपके बारे में बुरा नहीं सोचता, बुरा नहीं समझता आपको। इसीलिए कवि कहते हैं, ये किसने कहा है होठ सीकर के बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। मुंह खोलना मतलब अपनी बात कहना, बोलना। वाणी की मधुरता सामने वाले का मन जीत लेती है। जी हाँ, वाणी की मधुरता सामने वाले का मन जीत लेती है। आप जितना मीठा बोलते हो, सामने वाला आपको बहुत अच्छा समझने लगता है, आपकी रिस्पेक्ट करने लगता है, इज्जत करने लगता है। वाणी मतलब बोलना, मधुरता के साथ बोलना, मीठा बोल बोलना। तो कवि कहते हैं, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारो बड़े हैं फायदे। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारो बड़े फायदे हैं, जुबा पर वक्त खोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोक। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। पटाखे की तरफ फटने से पहले, पटाखे की तरफ फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे,
मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो, बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए, बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। ये किसने कहा होठ सीकर के बैठो, ये किसने कहा होठ सीकर के बैठो, जरूरत पे अपना मुंह खोलना सीख लीजिए, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए।